हेलो डीएलगे फैमिली ना वीएट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, एक ऐसा टॉपिक जो कि आप में से एक मेंबर ने सजेस्ट किया था और मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अब तक इस पर हमने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई है। तो वो ये है कि किसी भी, लेकिन एक स्पेशल डिक्शनरी है, मैं उसको मेंशन करूँगी। तो एक ऑनलाइन डिक्शनरी को किस तरह से हम क्विकली यूज़ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें डिस्कस की जाएंगी। लो स्केट्स। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। हम नाउन्स डिस्कस करेंगे और ये कि एक डिक्शनरी में हम किस तरह से उन्हीं नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को देख सकते हैं। उसके बाद आएगी बारी व्यापन की, और व्यापन में डिक्शनरी में हमें ये भी पता चलता है कि कौन से वर्ब्स अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं और कौन से डाटिव। एजेक्टिव्स को देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ सिनोनिम्स भी, कि कोई भी एक लफ्ज़ जब हम एंटर करते हैं डिक्शनरी में तो उसके जो ऐसे लफ्ज़ जिनके मतलब तकरीबन सेम सेम होते हैं लेकिन लफ्ज़ मुख्तलिफ होते हैं, वो भी हम डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं, वो देखेंगे। और उसके साथ साथ कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस भी देखेंगे कि हम किस तरह से उनको ढूंढ सकते हैं और उनका यूज़ सीख सकते हैं। एक लेज़े फर्स्टेन का पैराग्राफ पढ़कर हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से व्यापन को यूज़ किया गया है और उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव व्यापन की भी। और एंड में मिलेगी आपको एक बोनस वेबसाइट जिसमें आप सभी जर्मन वर्ब की कॉन्जुगेशंस देख सकते हैं किसी भी टेंस में, उसको देखेंगे और एंड में फिर हम समरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाए उस ऑनलाइन डिक्शनरी की जिसने मुझे, जब मैंने 7 साल पहले अपनी जर्मन लैंग्वेज की जर्नी का आगाज़ किया था, उसने मेरी मदद की थी, हर स्टेप पर की थी। तो वो डिक्शनरी है ये, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसकी मोबाइल ऐप भी होती है, अगर आप चाहें तो उसको भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो बात हो जाए नाउन्स की, हमें डिक्शनरी ये भी बताती है कि किसी भी नाउन को जब हम ढूंढते हैं तो उसका जेंडर क्या है, वो देख लेते हैं कि किस तरह से हमें बताती है। सुम बायस्पील, अगर आपने फाटा एंटर किया है तो यहाँ पर हमें एक एम दिखता है। जब आप इसको एंटर करते हैं तो इस एम का मतलब है कि ये मस्कुलिन है, तो इसका मतलब है कि इसका आर्टिकल डेया होगा। तो इस जगह से और इस जगह से हमें किसी भी जर्मन नाउन का जेंडर पता चलता है। एक पेपर डिक्शनरी में और एक ऑनलाइन डिक्शनरी में फ़र्क ये है कि जो ऑनलाइन डिक्शनरी होती है, ज़्यादातर उनके सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो हमें प्रोनंसिएशन के बारे में भी बताते हैं कि कोई भी वर्ड जब हम एंटर करते हैं तो हमें उसको स्पीकर पर सुनकर पता भी चलता है कि उस लफ्ज़ को कैसे बोला जाता है। तो ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन डिक्शनरीज़ में आप ऑडियो से सुन भी सकते हैं कि किसी भी एक जर्मन वर्ड को जर्मन नेटिव स्पीकर किस तरह से पुकारेगा। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है और इसने मेरी भी बहुत मदद की थी। मैं बार बार जो लफ्ज़ मुझे मुश्किल लगते थे उनको सुनती थी कि इनको किस तरह से पुकारा जाता है, फिर मैं पीछे पीछे उस तरह रिपीट करती थी और प्रैक्टिस करती थी, जब तक कि मैं भी वैसे ही उन लफ्ज़ों को बोलना ना शुरू कर देती थी। तो मैं करती रहती थी प्रैक्टिस। तो जो बात हमने ऊपर की थी नाउन्स के जेंडर वाली, अगर आप मोटा एंटर करेंगे तो उसके साथ एफ लगा होगा जिसका मतलब है कि वो फेमिनिन है, तो उसका आर्टिकल डी होगा। और अगर आप किंड एंटर करेंगे तो उसके साथ एन लगा होगा जिसका मतलब है कि वो न्यूटर है और आर्टिकल दस कैरी करेगा। तो जिन नाउन्स के साथ एम दिखे वो मस्कुलिन है, जिनके साथ एफ दिखे वो फेमिनिन है, और जिनके साथ एन दिखे तो वो न्यूटर नाउन्स होंगे। आप इस तरह से भी क्विकली इन नाउन्स को याद कर सकते हैं। और एक और चीज़ जिससे हमें नाउन्स के प्लूरल्स का पता चलता है, जब भी हम किसी भी नाउन को एंटर करते हैं तो पहले उसका सिंगुलर दिया होता है कि एक चीज़, उसके साथ ही उसका प्लूरल दिया होता है। तो अगर डेया फाटा द फादर है तो डी फेटा द फादर्स है। तो इस तरह आप जब भी कोई भी नाउन एंटर करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल इसी जगह पर
दिया होता है। नाउन्स के बाद जो हमने सबसे ज़्यादा वर्ड्स याद करने होते हैं वो होते हैं व्यापन। अब इनको देख लेते हैं। zum Beispiel आपको जर्मन सीखते हुए 2-4 दिन ही हुए हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ब gehen है इसका क्या मतलब है, तो आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको इसका मतलब दिख जाएगा इंग्लिश में। और मज़े की बात है कि अगर आप सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर ये डिक्शनरी एक्सेस करते हैं तो जिन वर्ड्स की पिक्चर्स बन सकती हों उनके साथ उनकी पिक्चर्स भी दी होती हैं, ताकि आप उसके साथ भी ज़रा एफिलिएट करके इसको सीख पाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब हम वर्ब्स एंटर करते हैं तो उनके जो हैं डिफरेंट टेंसेस में उनके कैसे फॉर्म्स बदलती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी वर्ब एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको उसका व्याप दिखा हुआ मिलेगा लाइट ग्रे बॉक्स में, ठीक है। तो ये देखें, ये उसकी वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म है। और आमतौर पर डिक्शनरीज में क्या होता है, ये सारी डिक्शनरीज की बात कर रही हूँ मैं, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे आपकी बुक फॉर्म में डिक्शनरीज हों, वो ऐसा ही करती हैं, या चाहे आपकी ग्रामर बुक्स हों, उसमें भी मैंने यही पैटर्न देखा है। वो ये है कि जब आप देखते हैं ना कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे बदल रही हैं, तो क्या होता है कि शुरू में इन्फिनेटिव फॉर्म होता है आमतौर पे, साथ में प्रेजेंट टेंस वाला होता है एज यस की फॉर्म ना, जैसे वो यहाँ पर हो जाएगी गेट ना। लेकिन इस डिक्शनरी में प्रेजेंट की फॉर्म नहीं दी होती, डायरेक्ट इन्फिनेटिव के बाद इन्होंने प्रेटेगेटुम फॉर्म दी होती है। और डिक्शनरीज में हमेशा ये जो फॉर्म्स होती हैं ना एज एस वाली होती हैं, ये हमने जहन में रखना है। तो ये हो गई गिंग पास्ट की, और ये होगी गेगांगन। आप गेगांगन के साथ जाइन लगता है या हाबन लगता है, वो ये डिक्शनरी हमें नहीं बताती। इसके लिए फिर हमें एक और वेबसाइट पर जाना होगा चेक करने के लिए कि ये जो सारे इन फॉर्म्स के सारे टेबल्स हैं वो कैसे करने हैं। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल इसी डिक्शनरी पर फोकस करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं यहाँ पर हमें हर डिफरेंट वर्ड से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इस डिक्शनरी से हमें ये भी पता चलता है कि डिफरेंट जब वर्ब्स हम एंटर करते हैं तो वो कौन से केसेस फॉलो करते हैं, ये आइडिया और हिंट भी मिलती है। तो हम पहले देख लेते हैं, कोई ऐसा एक वर्ब मैंने लिया है जो कि आकुजाटिव केस अपने बाद फॉलो करता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। बायस्पील है जी अनरूफन की। तो ये देखें, अनरूफन के पहले तो हमें मीनिंग दिखे, टू कॉल, टू रिंग, टू टेलीफोन, लेकिन यहाँ पर हमें यॉट डे एन भी दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जब हम शुरू में लर्निंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ये जो डिफरेंट लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनके क्या मतलब हैं। तो ये भी ज़रा सा देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। और ये हमें बता रहा है कि जो अनरूफन है वो अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करता है। तो इसकी फुल फॉर्म है ये मंडन, जिसका मतलब है समवन। तो अगर आपको डेया डी डस का टेबल याद हो, तो जो डेया है नॉमिनेटिव मस्कुलिन का, जब वो आकुजाटिव में जाता है तो डेन बन जाता है। तो ये मंड जो है, जब वो भी अपने आकुजाटिव और डाटिव में जाता है तो उसकी एंडिंग्स भी बदलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ए एन लग गई। तो अब देखते हैं कुछ एक ऐसे वर्ब की एग्जाम्पल जो कि अपने बाद डाटिव फॉलो करता है, तो वो क्या लेगा ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले ली है जी वर्ब हेल्फन की, जो कि बहुत फेमस है। ये अपने बाद हमेशा डाटिव केस फॉलो करता है, जैसे कि इश हेल्फे दिया होता है, इश हेल्फे डिश नहीं, डिश कहेंगे तो गलत कहेंगे। तो ये जो हेल्फन है, जब इसको आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि यॉट डे एम लगा है, जो कि फुल फॉर्म ये मंडम होती है, इसका मतलब भी समवन है। तो जिन भी वर्ब्स के साथ आपको ये दिखे, इसका मतलब है कि वो डाटिव केस फॉलो करेंगे। और जो पहले हमने देखा जिसके साथ आपको ये मंडन दिखे, वो अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करेगा। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, वर्ब्स की लिस्ट बनाते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको याद हो जाएंगी और फिर आप अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में गलतियाँ कम से कम करेंगे।
वर्ब्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम बात कर लें व्यापन मिट प्रेपोजिशनन पर, जिस पर रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको बहुत अच्छी लगी थी। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। तो इसमें भी हमने एक चीज़ नोट करनी है, और वो क्या है ये देख लेते हैं। जब हम कोई भी वर्ड एंटर करते हैं वर्ब विद प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन वाला, जैसे कि बिटन का है या फिर जिश बेडांकन बाय ओडा जिश बेडांकन फ्यूआ का, तो आपको ये लफ्ज़ तो दिखते ही हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। इनके साथ साथ आपको दिखेगा ये ए थे वे। अब इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। तो आपको जब भी ये दिखे तो इसका मतलब होता है, और फुल फॉर्म होता है एटवास, जो होता है समथिंग। तो इसको हमने जब सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो इसकी जगह कोई चीज़ लगेगी जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एजेक्टिव्स को देखते हैं जब हम डिक्शनरी में, तो इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। सुम्बाइशपील साउबा कहते हैं साफ को। तो जब आप जाउबा को देखते हैं तो उसके साथ साथ दो और वर्ड्स भी लगे हुए हैं। आमतौर पर आप किसी भी एजेक्टिव को एंटर करेंगे तो इसी तरह यहाँ पर आपको तीन तीन लफ्ज़ दिखेंगे। तो पहली फॉर्म उसकी पॉजिटिव होती है, सेकंड फॉर्म उसकी कंपैरेटिव एजेक्टिव की होती है, जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी एंडिंग हमेशा ए के साथ होती है, बिल्कुल इंग्लिश जैसे, जैसे कि क्लीन और क्लीना। ठीक है। तो और थर्ड पे जो आपको मिलती है वो सुपरलेटिव फॉर्म कहलाती है ग्रामर में। उसका मतलब होता है कि एक चीज़ बाकी सभी चीज़ों के मुकाबले में सबसे अच्छी है ना। तो यहाँ पर है एस टे ए एन की एंडिंग, जो कि आमतौर पर यही पैटर्न फॉलो होता है वर्ब की, सॉरी एजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए। शुरू में हमेशा अम लगता है, जैसे कि इंग्लिश में द लगता है। तो द क्लीनेस्ट को हम कहेंगे अम जाउबस्टन ना। तो इस तरह आपको जब भी आप एजेक्टिव्स देखते हो उनके साथ साथ उनकी दूसरी फॉर्म्स भी दिखती हैं। और जब आप कोई भी वर्ड एंटर करते हो, यहाँ पर हम जाओबा को ही लेकर चलेंगे, तो इस जगह पर ये चार अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे आपको, जिसका शॉर्ट वर्जन हमने लगाया है सिनोनिम्स का। ऐसे लफ्ज़ जो कि मिलते जुलते मीनिंग्स रखते हैं, कम्प्लीटली सेम तो नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो भी दिखेंगे और उनका मतलब सिमिलर होगा उस वर्ड से जो कि हम सर्च कर रहे होंगे। कुछ आउसdruck के जो कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, वो भी हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी टेक्स्ट में पढ़ा einen Termin buchen, तो आप जब एंटर करते हो तो वो भी डिक्शनरी में आपको पूरा फिक्स्ड कॉम्बिनेशन एक लफ्ज़ों का, कि कोई भी लफ्ज़ हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने एक की एग्जाम्पल ली है, einen Termin buchen। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये आकुजाटिव में क्यों आया, ये नॉमिनेटिव में उन्होंने einen Termin buchen क्यों नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको सेंटेंस में यूज़ करोगे तो सब्जेक्ट तो कोई और होगा ना, जो बुकिंग कर रहा होगा अपॉइंटमेंट की। तो इसलिए जैसे कि ich möchte einen Termin buchen oder ich möchte einen Termin vereinbaren, इसलिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस को जब वो डिक्शनरी में यूज़ करते हैं तो कभी कभी हो सकता है आपको कि वो फिक्स्ड आकुजाटिव या डाटिव केस में आपको दिखें। आप ज़रा सी बात हो जाए उस चीज़ की, जब भी मैं डिक्शनरीज ओपन करती थी लर्निंग के दौरान, तो मैं कोई चीज़ एंटर करती थी तो उसके साथ उससे मिलती जुलती इतनी चीज़ें आ जाती थी, तो वो भी मैं बीच बीच में से जो मेरे मतलब की और ज़्यादा मुझे हेल्प कर सकती थी लेटर ऑन, उनको भी मैं देखती थी कि अच्छा यहाँ पे इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप डिक्शनरी चेक करते हो उसके डिफरेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स नोट कर लेते हो अगर आपको उनसे मदद मिले। इसी तरह अगर आप आउस्ट होके कोई डिफरेंट एक्सप्रेशंस फ्रेजेस देख रहे हो तो उनके साथ साथ आपको उनसे मिलते जुलते और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस और भी बहुत सारी ऑप्शन मिलती हैं। तो जितना आप कर पाएँ लर्निंग और जितना अपनी कॉपी में लिख पाएँ उतना ही डिक्शनरीज आपकी मदद कर सकती हैं। अब हम लेज़े फर्स्टेन जो कि आज सवाई लेवल की होगी उसका टेक्स्ट पढ़कर देखेंगे कि उसमें यूज़ किए जाने वाले एक वर्ब को हम देखेंगे कि किस तरह से उसके मीनिंग्स को हम ढूंढ सकते हैं। Jetzt lesen wir. Wie viel Zeit und Geld darf Schönheit kosten? Eva Rodi, 42 Jahre alt, Verkäuferin.
Ich ziehe mich gerne gut an. Am liebsten helle Farben, eine gepunktete Bluse und ein hellgrüner Rock. Oder ein leichter Hosenanzug. Das finde ich schick. Und meine Schönheit lasse ich mir auch was kosten. Ich gebe schon so 120 bis 150 Euro im Monat für Mode und Körperpflege aus. Und morgens brauche ich Zeit. Duschen, Haare waschen, Make-up, das dauert meistens 1 Stunde. Dafür gibt es zum Frühstück nur eine tasse काफ़ी। तो ये टेक्स्ट हमने पढ़ा जब हम बिगिनर होते हैं और जस्ट अगर पहली लाइन पढ़ें इसलिए मिश ज्ञान कूट आन, तो हमें पता है कि वर्ब अच्छा दूसरी जगह पर आता है और इश के साथ वर्ब के एंड में ए लगता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या वर्ब है इस सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये देख लेते हैं। क्या फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाने वाला वर्ब सीएन है, अनसीएन है या फिर जिश अनसीएन है? इसको हम डिफरेंट अगर तीनों वर्ड्स को बारी बारी डिक्शनरी में एंटर करके देखेंगे तो मीनिंग्स देख लेते हैं। शुरू में ये चीज़ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, उस वर्ब का क्या मतलब है, और कभी कभी तो जर्मन लैंग्वेज के डिफरेंट व्यापन के बहुत सारे फीले बेडॉयटुंगन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो फिर हमें दोबारा टेक्स्ट में जाके देखना होता है कि वो किस सिचुएशन और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया गया है। तो सीएन तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि उसमें यूज़ हुआ था। अब हम अनसीएन देख लेते हैं क्योंकि उसमें टूट के एंड पे अन भी लगा था। अब अनसीएन का मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमें दिख रहा है टू ड्रेस। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बनाए होते हैं उन्होंने कि कैटेगरीज किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, क्लोथिंग में, टेक्नोलॉजी में, या फिर और भी डिफरेंट हैं, जैसे ये देखें इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं, फिज़िक्स ना, तो इससे भी हमें मदद मिलती है कि अच्छा इसका ये मतलब भी है, ये भी है, ये भी है। तो काफ़ी सारे ऐसे जर्मन लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं जिनके बहुत से मीनिंग्स होते हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट उनके मतलब होते हैं। तो उस टेक्स्ट में एक्चुअली वर्ब जिश अनसियन यूज़ हुआ था जिसका मतलब है टू गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले बात की कि जब आप कोई भी वर्ड एंटर करते हैं तो उससे रिलेटेड जो दूसरे लफ्ज़ हैं वो भी सामने आ जाते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं जिश फाइन अनसियन, जिश hübsch anziehen, sich warm anziehen und so weiter। यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव व्यापन को डिक्शनरी में चेक करते हैं तो जब वो प्लेन इस्तेमाल हों तो इसका मतलब है कि वो अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करेंगे। अगर आपको रिफ्लेक्सिव व्यापन के बारे में नहीं पता तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूँगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर वो डाटिव केस फॉलो करते हैं तो इस डिक्शनरी में हमेशा इस तरह से लिखा होगा कि अच्छा ये जो रिफ्लेक्सिव है इसको हम डाटिव केस में फॉलो करेंगे, तो उसके बाद डाटिव केस के रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ होंगे, तो इनको यूज़ करना भी हमें आना चाहिए। तो इससे पता चला कि इस सीएमिश ज्ञान गूट अन का मतलब है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ज्ञाने टू लाइक के मतलब में गूट अच्छा ना, तो अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, राइट। अब जाने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए कॉन्जुगासियोन der Verben की कि कौन सी अच्छी वेबसाइट है इंटरनेट पर जिससे हम जर्मन लैंग्वेज के किसी भी वर्ब के डिफरेंट कॉन्जुगेशंस देख सकते हैं। तो मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है, कॉन्जुगेटर रिवर्सो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है क्योंकि ये बहुत क्लियरली सारे जो टेंसेस में वर्ब की फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमें बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ली है एसन की, जिसका मतलब होता है खाना, खाना खाना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको भी आप सुन सकते हैं कि जर्मन्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इंडिकाटिव वाले सेक्शन में सबसे ऊपर यही होता है, आपको प्रेजेंस, प्रेटेगिटुम और फुटुआ आइंस सभी के जो एसन के कॉन्जुगेशंस हैं प्रोनाउंस के मुताबिक वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप जब वेबसाइट खोलेंगे
तो यहाँ पर इसको आपको डिफरेंट इनवर्ड्स की ऑडियोज़ भी सुनाई देंगी, जो कि आमतौर पर जो पहले हमने डिक्शनरी देखी उसमें नहीं होती। तो ये देख लेते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से हमारे पास आते हैं टेंसेस, उनमें भी वर्ब फॉर्म्स दी गई हैं ना। इसके बाद हैं परफेक्ट के, प्लुसकॉम्परफेक्ट के और फुटवा स्वाई के। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से जर्मन लेवल के लिए हमें इनमें से कौन कौन से टेंसेस की फॉर्म्स आनी याद होनी चाहिए। तो आमतौर पर होता क्या है कि A1 लेवल पे आपको प्रेजेंस तो काफ़ी बेसिक वर्ब्स का आना ही चाहिए, उसकी फॉर्म, साथ साथ कुछ बेसिक वर्ब्स जैसे कि लेजन, एसन, ट्रिंकन, गेन, कॉमन, फ्लीगन, फागन, इनकी परफेक्ट भी आनी चाहिए। A2 लेवल पे आपको वर्ब्स ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, तो उसके मुताबिक उनकी परफेक्ट की फॉर्म्स और नेचुरली ज़ाहिरी बात है प्रेजेंस की भी, और कुछ कुछ वर्ब्स की प्रेटेगिटम फॉर्म्स भी आनी चाहिए। जैसे ही आप B1 लेवल पे आते हैं तो और आपको वर्ब्स याद करने होते हैं, तो उनकी प्रेटेगिटम फॉर्म्स और प्लुसकॉम्परफेक्ट फॉर्म्स भी आपको यूज़ करके उनको सेंटेंसेस में बोलना लिखना आना चाहिए। जहाँ तक फुटवा की बात है तो वो B2 से ऑनवर्ड्स यूज़ उसको करते हैं हम। तो आमतौर पे आपको बेसिक लेवल पे यही वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। कुछ आखिरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। इस वीडियो में हमने एक डिक्शनरी को लेकर उसको डिटेल से देखा कि वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने हैबिट बना लेनी है डिक्शनरी को यूज़ करने की, और शुरू में बेसिक A1 A2 लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब भी आप टेक्स्ट पढ़ें, जब भी आप कोई भी पेपर देखें जर्मन लैंग्वेज की लिसनिंग करें, तो जो वर्ड्स आपको समझ ना आए उनको आप चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी का यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी हेल्प होगी। फिर जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये भी हमें ऑनलाइन डिक्शनरीज बताती हैं। तो उन प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड्स आपको नहीं आते कि किस तरह से इनको बोलना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, उनको जैसे आपको सुनाई देते हैं उनको बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। उनको आप ऊंचा बोल सकते हैं, 7-8 बार, जितनी बार आपका दिल चाहे उसको रिपीट करें, ताकि रिपीट करने से आपको वो सुनाई भी दे, आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको याद भी रह जाए। फिर उन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखें, उनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं जैसे हमने बात की, उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जहाँ तक नाउन्स की बात है, उनके जेंडर्स को हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से रूल्स उन पर डिपेंड करते हैं, और उनके साथ साथ आपको उन नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स को भी देखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ की ना, हर एक की तो आप नहीं ऑब्वियसली कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। और इसके साथ साथ वर्ब्स को भी देखना है कि कौन से आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं, कौन से डाटिव केस फॉलो करते हैं, उनको भी याद करना है। उनको याद करना आपको बहुत मदद देगा उनको याद रखने में और सही से यूज़ करने में। हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सा टाइम लग जाता है डिक्शनरी को क्रॉस चेक करने में, वर्ड्स को देखने में। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे हमने देखा कि कभी कभी कुछ वर्ड्स के होते हैं। लेकिन थोड़ा आराम से ये काम आप करेंगे तो ट्रस्ट करें मुझे कि डेफिनेटली इस चीज़ से आपकी बहुत मदद मिलेगी, और आप कल को आई थिंक मुझे दुआएं देंगे कि अच्छा सही वीडियो थी, इसने हमारी काफ़ी हेल्प की और इन टिप्स से आपको फ़ायदा ही होगा। फिर ये है कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं है, तो आराम के साथ अपनी लैंग्वेज को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना टारगेट बना सकते हैं कि हर रोज़ 10 नए वर्ड्स याद करें। और अगर हर रोज़ आप 10 नए वर्ड्स याद करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि एक महीने में आपको 300 नए जर्मन वर्ड्स आते होंगे। इनको कैसे याद करना है, क्या टिप्स हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं लिंक कर दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने डिक्शनरी का यूज़ सीखा था, इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो गया होगा कि एक डिक्शनरी आपको कैसे कैसे डिफरेंट वर्ड्स की हेल्प दे सकती है, उनसे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स के बारे में बता सकती है। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।